नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉपल। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 115 टू 117। इसको शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि समय रहते आपको नए अपलोड होने वाली वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, अभी मैं सिर्फ एविडेंस पर चर्चा कर रहा हूँ, इसके बाद सीआरपीसी पर चर्चा करूँगा, उसके बाद आईपीसी। अभी इन तीन सब्जेक्ट का मेरा फोकस सिर्फ बिहार एपीओ पर है, यूपी एपीओ पर है और बिहार जुडिशरी का जो प्रोसीजर का पेपर है उस पे है। हालांकि उसमें आईपीसी नहीं पूछा जाता है, सीपीसी है। तो जब ये तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे उसके बाद सीपीसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि प्रोसीजर एक ऐसा पेपर है जुडिशरी में जिसमें मार्किंग बहुत अच्छी तो नहीं होती, लेकिन यदि उस पर अच्छा परफॉर्म किया जाए तो नंबर खराब भी नहीं मिलते। यदि आप प्रोसीजर के पेपर को कवर कर लेंगे उतना ही सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टॉपल। स्टॉपल क्या है? स्टॉपल एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है स्टॉप, रोक देना, किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य करने से रोकना जो उसके द्वारा करने के लिए कहा गया है। स्टॉप से ही स्टॉपल वर्ड बना हुआ है। एक लैटिन मैगजिम है, एलिजेंस कंट्रेरिया नॉन इस्ट ऑडियंस, जिसका मतलब है कि परस्पर विरोधी बातें करने वाले को नहीं सुना जाना चाहिए। अर्थात जो ऐसी बातें करता है जो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं उनको हमें नहीं सुनना चाहिए। हमें मतलब न्यायालय को नहीं सुनना चाहिए। यह सिद्धांत न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण पर आधारित है, जिसका ऑब्जेक्ट पक्षकारों के बीच ईमानदार एवं सद्भावना को बढ़ावा देना है एवं पक्षकारों के अधिकारों को कपट एवं छल से रक्षा करना है। तो हम शुरू करते हैं। स्टॉपल के संबंध में प्री और मेंस में से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली प्री में जो पूछा जाता है उसमें यह है कि स्टॉपल किस चैप्टर में डिफाइन है, तो वो है चैप्टर 8। स्टॉपल से संबंधित प्रोविजन कहाँ से कहाँ तक दिए हैं, तो वो 115 से 117 तक है। स्टॉपल किन मामलों में लागू होता है, तो यह सिविल मामलों में लागू होता है। स्टॉपल क्रिमिनल मामलों में लागू नहीं होता है। आइए शुरुआत करते हैं। स्टॉपल के बारे में जानते हैं क्या होता है। स्टॉपल में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई कमिटमेंट करता है, कोई एग्रीमेंट करता है या उससे कुछ कहता है किसी बात को करने के लिए, और ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति द्वारा किए गए कमिटमेंट, एग्रीमेंट या किसी कथन के आधार पर कुछ कार्य करता है, तब वह व्यक्ति जिसने कोई एग्रीमेंट किया, स्टेटमेंट दिया या कुछ कथन कहे, तो उसको उनके द्वारा कहे गए शब्दों से मुकरने नहीं दिया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में यही स्टॉपल है, विबंधन का सिद्धांत। आइए उदाहरण के रूप में समझते हैं। ए बी से एक एग्रीमेंट करता है कि वह अपनी संपत्ति उसको सेल करेगा। अब बी सी के पास जाता है और उससे कुछ धन की मांग करता है, लोन लेता है, जो भी करता है, कलेक्शन ऑफ मनी। अब यहां पर ये मना कर देता है कि वह संपत्ति नहीं बेचेगा। तो यहां पर ए अब संपत्ति बेचने से मुकर नहीं सकता है। यहां पर स्टॉपल का सिद्धांत लागू होगा। स्टॉपल के सिद्धांत के कई प्रकार होते हैं, आइए पहले उन पर चर्चा करते हैं। एक होता है आचरण द्वारा विबंध, स्टॉपल बाय रिकॉर्ड, स्टॉपल बाय कंडक्ट। एक होता है विलेख द्वारा विबंध, स्टॉपल बाय डीड। एक होता है स्टॉपल बाय रिकॉर्ड, अभिलेख द्वारा विबंध।
मेनली तो इन तीन का चर्चा की जाती है। दो और हैं, इक्विटेबल स्टॉपल बोलते हैं और प्रोमिसरी स्टॉपल। जो हमारा स्टॉपल बाय डीड है वो सेक्शन 35 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित है। स्टॉपल ऑफ रिकॉर्ड जो है वो सेक्शन 11 सीपीसी रेस जुडिकेटा, धारा 41 से धारा 44 एविडेंस एक्ट, जो कि रेस जुडिकेटा का ही एक रूप है, विबंधन का ही रूप है। और एक है स्टॉपल बाय कंडक्ट। तो स्टॉपल बाय कंडक्ट को 115 में बताया गया है। स्टॉपल बाय डीड और स्टॉपल बाय रिकॉर्ड वह इसमें शामिल नहीं है। आइए उनको बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम स्टॉपल के बारे में जानते हैं। एक प्रश्न और कि क्या स्टॉपल मौन भी हो सकता है? मौन रहना भी विबंध है क्या? क्या इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज पर भी स्टॉपल लागू होता है? जी हाँ, श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी कहा गया है कि स्टॉपल का सिद्धांत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर भी लागू होता है। श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी द्वारा एक बच्चे को 3-4 साल बाद एडमिशन लेने के एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया। भले ही उस बच्चे ने वहां पे छल से एडमिशन लिया हो, लेकिन यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड जारी करना ही स्टॉपल है। अब है कि मौन रहना क्या विबंधन है? जी हाँ, सामान्यता तो नहीं है, लेकिन यदि आपका बोलने का कर्तव्य है, वहां पे ड्यूटी है आपकी कि आपको कुछ बोलना है और फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मौन रहना विबंधन के समान माना जाएगा। अब सेक्शन 115 पर बात करते हैं। सेक्शन 115 कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य, लोक या घोषणा के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को इंटेंशनली बिलीव करवाता है कि कोई बात सत्य है, और वह व्यक्ति जिसको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वह उस रिप्रेजेंटेशन में आके कोई कार्य करता है या कोई काम कर लिया है उसने, तो पश्चातवर्ती अवसर पर उस व्यक्ति को जिसने रिप्रेजेंटेशन किया था उसको या उसके रिप्रेजेंटेटिव को ऐसे व्यक्ति से जिससे रिप्रेजेंटेशन किया है और उसके रिप्रेजेंटेटिव को किसी पश्चातवर्ती कार्यवाही में मुकरने नहीं दिया जाएगा। इसके 3 अपवाद हैं, 4 सॉरी। एक तो है कि क्या अवयस्क के द्वारा किए गए करार या अवयस्क के साथ विबंधन हो सकता है, तो अवयस्क के मामले में यहाँ पर विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास केस में ये कहा गया है। विधि के प्रश्न पर यदि कोई बात है तो वहां पे विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। कानून के विरुद्ध यदि कोई बात है तो वहां पे विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। या कोई अनलॉफुल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है, वहां पर भी विबंधन का सिद्धांत लागू नहीं होता। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि स्टॉपल में जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन देता है किसी अन्य व्यक्ति को, तो रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से होता है, बाय एक्ट, बाय ओमिशन और बाय डिक्लेरेशन। एक्ट के ऊपर, बाय एक्ट के ऊपर एक इंडियन केस है, बहुत अच्छा केस है, लीडिंग केस है, शरद चंडे वर्सेस गोपाल लाहा। और डिक्लेरेशन पर जो केस है वो है पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, जो कि स्टॉपल की नींव कहा जाता है, जिससे वो जो हमने मैगजीन बताई थी अभी, एलिजेंस कंट्रेरियर नॉन ईस्ट ऑडियंस, इसी केस से उसको लाया गया है। तो अगर हम कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे मेंस में, तो शरद चंडे वर्सेस गोपाल लाहा, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, श्री कृष्ण वर्सेस
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इन 3 केसों को हमको लिखना मस्ट है। उसके बाद हम अपवाद दे देंगे, कौन कौन से अपवाद हैं, कितने प्रकार के हैं, लैटिन मैगजीन दे देंगे, सेक्शन 115 की डेफिनेशन देंगे, साथ में उसका एक इलस्ट्रेशन देंगे। और उसके बाद 3 मैक्सिम और हैं, सिर्फ 3 सिद्धांत हैं जिसके ऊपर विबंधन के सिद्धांत को हम लागू कर सकते हैं। पहला है, किसी व्यक्ति को उसके दोषपूर्ण कार्य का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दूसरा है, कोई व्यक्ति एक ही बार में गर्म व ठंडी सांस नहीं ले सकता। तीसरा है कि हमसे मतलब न्यायालय किसी भी दस्तावेज को एक ही बार में स्वीकार अथवा अस्वीकार नहीं कर सकता। तो मित्रों, इसके बाद मैं अपना अगला वीडियो जरूर डालूंगा। कोई क्वेरी है आपकी या कुछ इसमें रह गया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके लिखें। जो भी समस्या हो